नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय लेखाशास्त्र अध्याय 4 साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदार की मृत्यु, निवृत्ति के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है। उत्तर है पुराने लाभ हानि अनुपात में। दूसरा प्रश्न, पुनर्मूल्यांकन खाता नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य है, लाभ। तीसरा प्रश्न, अलिखित दायित्व को नए आर्थिक चिट्ठे में पृथक रूप से दिखाया जाता है, दायित्व पक्ष में। चौथा प्रश्न, एक्स भाई और जेड 5:4:1 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है। एक्स ने अवकाश ग्रहण कर लिया, नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। इसका उत्तर है 4:1। अगला प्रश्न, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर मृतक साझेदार के पूंजी खाता को जमा किया जाएगा। उत्तर है उसके ख्याति के हिस्से से। अगला प्रश्न, मृतक साझेदार के निष्पादक को साझेदार की मृत्यु तिथि से देय राशि पर ब्याज दिया जाएगा। उत्तर है 6% वार्षिक। अगला प्रश्न, मृतक साझेदार को देय राशि चुकाई जाती है उसके उत्तराधिकारी को। अगला प्रश्न, फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं, उसे वसूली व्यय कहते हैं। अगला प्रश्न, जब निवृत्त साझेदार को देय राशि ऋण के रूप में रखी जाती है तो उसके लिए कौन सा खाता खोला जाता है। उत्तर है निवृत्त साझेदार का ऋण खाता। अगला प्रश्न, अधिलाभ अनुपात की गणना की जाती है। उत्तर है साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु पर। अगला प्रश्न, लेखांकन प्रमाप 10 का संबंध किससे है। उत्तर है ख्याति से। अगला प्रश्न, तुलन पत्र है। उत्तर है दायित्व एवं परिसंपत्तियों का पत्रक। अगला प्रश्न, ख्याति के समायोजन की आवश्यकता कब होती है। उत्तर है उपरोक्त सभी नए साझेदार के प्रवेश पर, साझेदार की निवृत्ति पर और 2 फर्मों के एकीकरण पर। अगला प्रश्न, वार्षिकी द्वारा भुगतान करने पर कौन सा खाता खोला जाता है। उत्तर है वार्षिकी उचंत खाता। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा साझेदारी का आंतरिक कोष नहीं है। उत्तर है साझेदारों का बचत खाता। अगला प्रश्न, निवृत्त या मृतक साझेदार के पूंजी खाते में निम्न में से किसे नाम नहीं किया जाता है। उत्तर है सामान्य संचय की राशि। अगला प्रश्न, निवृत्त साझेदार को देय राशि का भुगतान किस्तों पर करने पर कौन सा खाता खोला जाता है। उत्तर है साझेदार का ऋण खाता। अगला प्रश्न, साझेदार की निवृत्ति के पश्चात नए तुलन पत्र चिट्ठे में कौन सा संचय नहीं दर्शाया जाता है। उत्तर है सामान्य संचय। अगला प्रश्न, विद्यमान साझेदारों के द्वारा सेवानिवृत्त साझेदार के भाग का अधिग्रहण करने पर किसी भी सूचना के अभाव में यह माना जाता है कि उन्होंने अपना भाग अधिग्रहित किया है। उत्तर है पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। अगला प्रश्न, किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर सेवानिवृत्त या मृत साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाएगा। उत्तर है उसके भाग की ख्याति के साथ। अगला प्रश्न, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण की स्थिति में संपूर्ण ख्याति को पूंजी खातों में क्रेडिट किया जाता है। उत्तर है सभी साझेदार। अगला प्रश्न, एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त बीमा पॉलिसी को निम्न के पूंजी खाते में जमा किया जाता है। उत्तर है मृत साझेदार सहित सभी साझेदारों के पूंजी खाते। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न, अवकाश ग्रहण के समय पुनर्मूल्यांकन से होने वाली हानि सभी साझेदारों के पूंजी खातों में रिक्त स्थान में नाम की जाती है। रिक्त स्थान में आएगा पुराने अनुपात में। अगला प्रश्न, 90 के अनुपात से साझेदार के अनुपात में होती है।
वृद्धि। अगला प्रश्न, जीवन बीमा संचय कोष को के पूंजी खातों में हस्तांतरित करेंगे? साझेदारों के। अगला प्रश्न, यदि साझेदारी व्यापार हानि के नहीं चलाया जा सकता तो न्यायालय फर्म के विघटन का आदेश दे सकता है? उत्तर है अलावा या कारण। अगला प्रश्न, फर्म के विघटन के पश्चात साझेदार स्वयं का कर सकते हैं? उत्तर है व्यापार। अगला प्रश्न, अभिलाभ अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। अगला प्रश्न, वह राशि जिस पर बीमा कराया गया है मूल्य कहलाता है? उत्तर है बीमित मूल्य। अगला प्रश्न, पुनर्मूल्यांकन की लाभ हानि को साझेदार वहन करते हैं? पुराने साझेदार। अगला प्रश्न, साझेदार की सेवानिवृत्ति पर सामान्य संचय की राशि साझेदारों की पूंजी खातों में जमा की जाती है? रिक्त स्थान में आएगा सभी। अगला प्रश्न, साझेदार की मृत्यु होने पर उसको देय राशि का भुगतान उसके को किया जाता है? रिक्त स्थान में आएगा उत्तराधिकारी। निम्नांकित कथनों में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य? पहला प्रश्न, यदि पुनर्मूल्यांकन पर किसी संपत्ति का मूल्य बढ़ जाता है तो इसे पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है? सत्य है। अगला प्रश्न, पुनर्मूल्यांकन पर यदि कोई हानि होती है तो इसे केवल निवर्तमान साझेदार वहन करता है? असत्य है। अगला प्रश्न, यदि सभी साझेदारों के जीवन पर संयुक्त बीमा पॉलिसी ली गई हो तो किसी एक साझेदार की मृत्यु पर पॉलिसी की पूरी रकम नकद प्राप्त हो जाती है? सत्य है। अगला प्रश्न, मृतक साझेदार को देय राशि प्राप्त करने का अधिकार उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को होता है? सत्य है। अगला प्रश्न, वास्तविक लाभ में से सामान्य लाभ घटाने पर बची हुई राशि अधिलाभ कहलाती है? सत्य है। अगला प्रश्न, जब साझेदारी ऐच्छिक हो तो कोई भी साझेदार सभी शेष साझेदारों को लिखित सूचना देकर फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है? सत्य है। अगला प्रश्न, निवृत्त साझेदार का कानूनी प्रतिनिधि साझेदारी से निवृत्त होने की तिथि के बाद फर्म द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? असत्य है। अगला प्रश्न, छिपी हुई ख्याति में निवर्तमान साझेदार का भाग उसकी निवृत्ति की तिथि को उसके पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है? सत्य है। अगला प्रश्न, साझेदार की निवृत्ति पर लाभ में कमी होती है? असत्य है। अगला प्रश्न, निवर्तमान साझेदार को देय राशि का नकद भुगतान करना अनिवार्य है? असत्य है। अगला प्रश्न, ख्याति की राशि पर निवर्तमान साझेदार का कोई अधिकार नहीं होता है? असत्य। अगला प्रश्न, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का समर्पण मूल्य होता है? सत्य। अगला प्रश्न, साझेदार की निवृत्ति पर लाभ में वृद्धि होती है? सत्य। अगला प्रश्न, सामान्य संचय को पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में नाम डेबिट किया जाता है? असत्य है। अगला प्रश्न, समर्पण मूल्य बीमित मूल्य का हिस्सा होता है? सत्य। अगला प्रश्न, किसी साझेदार की निवृत्ति पर मूल्यह्रास कोष का विभाजन नहीं किया जाता है, अर्थात ये एक अविभाजनीय कोष है? सत्य। अगला प्रश्न, साझेदारों की पूंजी के समायोजन पर आधिक्य राशि का साझेदार द्वारा आहरण करने पर साझेदार का पूंजी खाता नाम एवं बैंक खाते को जमा करते हैं? सत्य है। अगला प्रश्न, साझेदारों की पूंजी के समायोजन पर कम राशि साझेदार द्वारा लाई जाने पर बैंक खाता नाम एवं साझेदार का पूंजी खाता जमा करते हैं? सत्य है। अगला प्रश्न, सेवानिवृत्त साझेदार या मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को राशि का भुगतान एक मुश्त या किस्तों के द्वारा ब्याज सहित किया जाना चाहिए? सत्य। अगला प्रश्न, लेखांकन प्रमाप 10 एवं लेखांकन प्रमाप 26 का संबंध ख्याति से होता है? सत्य। निम्नलिखित का एक शब्द में उत्तर दीजिए।
पहला प्रश्न है, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात बराबर होता है। उत्तर है लाभ प्राप्ति अनुपात। जब एक साझेदार अपने को साझेदारी से अलग करता है तो ऐसी स्थिति जानी जाती है निवर्तन या सेवा निवृत्त होना। अगला प्रश्न, मृत साझेदार की देय रकम का भुगतान किसे किया जाता है? उसके उत्तराधिकारी या वैधानिक प्रतिनिधि को। अगला प्रश्न, साझेदार की निवृत्ति के किसी एक कारण को लिखिए। उत्तर है अस्वस्थता, वृद्धावस्था और आपसी मतभेद। अगला प्रश्न, साझेदार को वार्षिकी द्वारा भुगतान करने पर कौन सा खाता खोला जाता है? उत्तर है वार्षिकी उचंत खाता। अगला प्रश्न, यदि मृतक निवृत्त साझेदार को देय राशि का नगद भुगतान नहीं किया जाता है तो शेष साझेदारों के चिट्टे में इसे किस रूप में दर्शाया जाता है? उत्तर है मृतक या निवृत्त साझेदार के ऋण के रूप में। अगला प्रश्न, यदि मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को वार्षिक वृत्ति पद्धति से एक निश्चित राशि का भुगतान प्रतिवर्ष किया जाता है तथा उसके उत्तराधिकारी की भी मृत्यु हो जाती है तो मृत साझेदार की शेष राशि का क्या करते हैं? उत्तर है विद्यमान साझेदारों में विभाजन किया जाएगा। अगला प्रश्न, साझेदार की सेवानिवृत्ति पर यदि फर्म के पास उसे भुगतान करने के लिए पर्याप्त रोकड़ न हो तो उसे देय राशि का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा? उत्तर है किस्तों में भुगतान किया जाएगा। अगला प्रश्न, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का भुगतान कितनी विधियों से किया जा सकता है? उत्तर है 2 विधियों से। अगला प्रश्न, अविभाजित लाभ का वितरण करते समय किस खाते को नाम किया जाता है? उत्तर है लाभ हानि खाता। अगला प्रश्न, वार्षिक प्रीमियम क्या है? उत्तर है बीमा के लिए 1 वर्ष में देय प्रीमियम की राशि। सही जोड़ियाँ बनाइए। फर्म से अवकाश लेना की सही जोड़ी है निवृत्तन। संचिति की राशि का भाग की सही जोड़ी है सभी पुराने साझेदारों में विभाजन। लाभ प्राप्ति अनुपात इसकी सही जोड़ी है पुराने अनुपात से नया अनुपात अधिक। कानूनी प्रतिनिधि को भुगतान इसकी सही जोड़ी है साझेदार की मृत्यु होने पर। नफ़े का अनुपात इसकी सही जोड़ी है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। त्याग अनुपात इसकी सही जोड़ी है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। लेखांकन प्रमाप 10 का संबंध है ख्याति से। फर्म से अवकाश लेना इसकी सही जोड़ी है त्याग अनुपात निकाला जाता है। समर्पण मूल्य इसकी सही जोड़ी है बीमित मूल्य का भाग। औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ बराबर होता है अधिलाभ। दोस्तों, इस वीडियो में हमने अध्याय 4 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पढ़े। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।